हेलो एवरीवन। ये साल का वो टाइम है जब आपको डेफिनेटली हर जगह नबार्ड ग्रेड ए सुनने को मिल रहा है। एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज़ न्यू टू दिस प्रिपरेशन, जिन्होंने सिर्फ इस एग्ज़ाम के बारे में नाम सुना है और जिनको लगता है कि दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, हमें इसके बारे में जानना चाहिए, हमें इसके बारे में और पता होना चाहिए, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ओनली। इस पूरी वीडियो में हम नबार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। क्या इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन का ट्रेंड रहता है, क्या सैलरी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर एक चीज़ को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू नो एंड इफ़ यू वांट टू हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नबार्ड ग्रेड ए एज एन एग्जाम, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ऑन दिस नोट लेट अस बिगिन आवर टुडेज वीडियो। तो एक और चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स, आज जो मैं चीज़ें बताऊंगी काफ़ी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फिर भी एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही सारी चीज़ें, सैलरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कट ऑफ, इनका एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस गाइड बुक के अंदर मिलेगा। और इस गाइड बुक का जो डाउनलोड लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। आपको नबार्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर गाइड बुक के अंदर होगी। चलिए अब प्रोसीड करते हैं हम अपने आज के इस सेशन की तरफ। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो ये कि नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या काम वो करते हैं। देखिए, नबार्ड ग्रेड ए एक ऐसी पोजीशन है जहां पर रह करके आप ग्राउंड लेवल पर काम कर सकते हो, फार्मर्स के लिए काम कर सकते हो। वन थिंग, एक डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि नबार्ड ग्रेड ए जो ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्टली जाके फार्मर्स के साथ बात करते हैं या वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है, नो। लेकिन नबार्ड ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स रन करता है जिनके थ्रू जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे पायलट प्रोजेक्ट्स रहे हैं नबार्ड के, और आज ये हमारी कंट्री के अंदर हमारी गवर्नमेंट के मेन एजेंडा का पार्ट है। सो दिस टेल्स यू कि नबार्ड ग्रेड ए एज अ पोजिशन और नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है और कितना मेजर रोल होता है इनका हमारे कंट्री के रूरल डेवलपमेंट को लेकर के। अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये आता है कि ओवरऑल सैलरी स्ट्रक्चर जो है एक नबार्ड ग्रेड ऑफिसर का वो कैसा दिखता है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स हियर कि यहाँ पर जो सैलरी होती है बेसिकली उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। अर्निंग्स, जो आपकी बेसिक पे या आप कहते हैं सैलरी का पार्ट होता है, उसके अलावा यहाँ पर होते हैं हमारे अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंस, अगर मैं अर्निंग्स की बात करती हूँ तो टोटल अर्निंग्स, बेस सैलरी, ग्रेड अलाउंस और ये सारे जो हमारे हेड्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इन सारे सेस और इन सारे अलाउंसेस को लिख करके जो सैलरी आपकी होती है वो होती है 1,14,294 पर मंथ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल प्रीमियम, इनकम टैक्स, और ये सारा डिडक्शंस का अमाउंट मिला करके जो नेट पे होता है दैट इज अराउंड 89,970। बट द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर। इसके अलावा नबार्ड आपको बहुत से पर्क्स देता है, यहाँ तक कि स्पेक्ट्स के भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, फर्नीचर अलाउंस आपको मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन के अलाउंसेस आपको मिलते हैं, पेट्रोल अलाउंस आपको मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अलाउंसेस होते हैं जो आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज वन थिंग विच मेक्स दिस जॉब वेरी ल्यूक्रेटिव बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल वांट अ गुड सैलरी ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने जॉब प्रोफाइल क्या होती है और जॉब की सैलरी क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब हमें एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है, वी स्टार्ट डे ड्रीमिंग अबाउट इट कि मुझे भी ये मिलेगा, मुझे भी वो मिलेगा। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अभी आप डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट मत कीजिए। अभी आपका सारा फोकस इस एग्जाम को क्लियर करने पे होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये एग्जाम क्या है, किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर पोजिशन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो ये कि मैम क्या इसकी नोटिफिकेशन रेगुलर है या ये एक भगवान भरोसे एग्जाम है। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि नबार्ड ग्रेड ए बहुत रेगुलर है अपनी नोटिफिकेशन को लेके। यहाँ पर जो मैंने डेटा आपके सामने रखा है फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स। ठीक है, आप देखिए लगातार हर साल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो आती रही हैं। ठीक है, वैकेंसीज कम ज़्यादा हो सकती हैं, और ये जो वैकेंसीज हैं इसके अंदर हमारी जनरलिस्ट पोजीशंस और स्पेशलिस्ट पोजीशंस दोनों को मिला करके ये वैकेंसीज मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इन 2024 अराउंड 50 वैकेंसीज वर देयर फॉर द जनरलिस्ट पोस्ट एंड 50 वैकेंसीज वर देयर फॉर द स्पेशलाइज्ड पोजीशंस। ठीक है, और तो नोटिफिकेशन जो है वो हमारा काफ़ी रेगुलर रहता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इस साल नोटिफिकेशन आने के
के क्या चांसेस हैं और कब वो नोटिफिकेशन आएगा। देखिए अगर हम 2021 ऑनवर्ड्स देखते हैं, क्योंकि नबार्ड का जो अभी फिलहाल का पैटर्न है वो 2021 में लागू हुआ था, तो अगर हम 2021 ऑनवर्ड्स देखते हैं तो हमारी जो नोटिफिकेशन है उसके रिलीज होने का टाइम जो है इट इज़ अराउंड मिड जुलाई टू अगस्त, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये हमारा एक टेंटेटिव टाइम होता है जब हमारी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि फेज वन एग्जाम कब होता है। फेज वन एग्जाम जो होता है वो जनरली 1 से 1.5 महीने के बाद होता है, ठीक है। जो हमारा नोटिफिकेशन होता है उसके 1 से 1.5 महीने के बाद हमारा फेज वन एग्जाम होता है। उसके बाद में अराउंड 1-1.5 मंथ्स बाद में हमारा फेज टू एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस साल की बात करती हूँ तो अगर हमारी नोटिफिकेशन मिड जुलाई टू अगस्त के बीच में रिलीज होती है तो फेज वन एग्जाम होने के चांसेस जो हैं इट इज़ अराउंड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। उसके अराउंड 1-1.5 मंथ बाद हमारा फेज टू एग्जाम होता है, तो फेज टू एग्जाम होने के जो चांसेस हैं दे आर इन अक्टूबर, ठीक है। फेज टू का जो रिजल्ट है इट इज़ अनाउंस्ड बाय दिसंबर, ठीक है, आफ्टर मिड दिसंबर, ठीक है। 15 दिसंबर के बाद ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसके बाद में हमारे जो इंटरव्यूज हैं वो स्टार्ट होते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी हमारे जो इंटरव्यूज है वो स्टार्ट होते हैं, फेब्रवरी तक इंटरव्यू चलते हैं और फेब्रवरी एंड या मार्च के अंदर हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। तो ये अराउंड 6 मंथ्स की साइकिल होती है नबार्ड ग्रेड ए की, ठीक है। इसके अंदर पहले नोटिफिकेशन आती है, फिर फेज वन होता है, फिर फेज टू होता है और फिर फेज थ्री होता है। फेज वन के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे एग्जाम के अंदर काउंट नहीं किए जाते हैं। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद में फेज टू और इंटरव्यू, ठीक है, 200 मार्क्स का फेज टू होता है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो ये 200 + 50 ये वो मार्क्स हैं जो काउंट किए जाते हैं हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू बता दिया कि क्या हमारा पैटर्न होता है एग्जाम का। अब हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमसे फेज़ वन में पूछी जाती हैं, क्या फेज़ टू में पूछी जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा फेज़ वन एग्ज़ाम है, फेज़ वन एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली एक ही पेपर होता है, लेकिन वो पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, मेरिट सेक्शन एंड नॉन मेरिट सेक्शन, ठीक है। नॉन मेरिट सेक्शन का मतलब होता है कि इस सेक्शन की आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लेकर आने, सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। तो अब ये नॉन मेरिट सेक्शन क्या है, देखिए पूरे फेज वन के अंदर हमसे ये 8 कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। इन 8 कंपोनेंट्स में से रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो 5 एरियाज हैं ये हमारा नॉन मेरिट सेक्शन है। यस, फॉर ऑल दोज ऑफ यू जिनको क्वांट को, रीजनिंग को देख करके बड़ी मौत आती है, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि नबार्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर ये सारी चीज़ें केवल नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है। यहाँ पर आपको इनकी केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, उससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं लेकर के आने, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स हैं, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे मेरिट सेक्शन का पार्ट होते हैं। मेरिट सेक्शन कहने का मतलब है कि जो फेज वन की हमारी कट ऑफ बनेगी, जो फेज वन की मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे बनेगी। तो पेपर हमारा जो है वो 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो हमारी फेज वन की कट ऑफ है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स कैलकुलेट करी जाएगी। उन 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स की एआरडी होती है, 40 मार्क्स की ईएसआई होती है और 20 मार्क्स का जीए होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे फेज वन की कट ऑफ डिसाइड होती है। जो नॉन मेरिट है वहां पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, ओवरऑल कट ऑफ में नॉन मेरिट सेक्शन का कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। तो आई होप इसके साथ आपको फेज वन का पैटर्न पूरा समझ आ गया। अब हम बात करते हैं फेज टू की। तो फेज टू के अंदर हमारे 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 जनरल इंग्लिश, पेपर 2 ईएसआई एंड एआरडी, ठीक है। ये पेपर्स जो होते हैं जो हमारा जनरल इंग्लिश है ये हमारी फेज वन की इंग्लिश से डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पर हमसे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पूछी जाती है फेज वन के अंदर, पर फेज टू के अंदर हमसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूछी जाती है। इसके अंदर एसे, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, बिजनेस एंड ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस जिसका मतलब होता है लेटर, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अराउंड 90 मिनट्स हमें मिलते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है। इसके बाद में हमारा पेपर 2 होता है ईएसआई एंड एआरडी। इस पेपर के अंदर 50% मार्क्स, 50% ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 50% जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है वो 100 होते हैं, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस वर्थ 2 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस वर्थ 1 मार्क्स, ठीक है। सो टोटल ऑफ 50 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस
एंड टोटल ऑफ 50 मार्क्स आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद में ये आता है, सॉरी, इसके बाद में हमारा फेज 2 के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी बात आती है। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है अगेन वो 50 मार्क्स का होता है और यहाँ पर आपसे 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। क्लैरिटी, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्यों टारगेट करना चाहते हैं। मैंने आपको सैलरी बताई, जॉब प्रोफाइल बताई, प्लीज़ इनके लालच में आके तैयारी मत कीजिए। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप 100% श्योर होने चाहिए कि आपको इसी एग्जाम को तैयारी करनी है, तो ही इस एग्जाम की तैयारी को आप स्टार्ट कीजिए। इस एग्जाम को पहले अच्छे से समझिए, क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पूरा एग्जाम अच्छे से समझिए, उसके बाद ही तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो वो ल्यूक्रेटिव होती ही होती है। आज आपको यहाँ सैलरी अच्छी लग रही है, कल को आप आरबीआई ग्रेड बी के बारे में जानेंगे, वहाँ सैलरी और भी ज़्यादा अच्छी है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह बस छलांग मारते रहेंगे, कहीं टिक के कोई भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज टू हैव द क्लैरिटी इन माइंड दैट व्हाट यू वांट टू डू। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो है सिलेबस एंड द थर्ड स्टेप इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है ये आपको सिलेबस से पता चलेगा। उसके बाद में बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना, किस डेप्थ में जाके पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको देख करके समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको इन तीनों चीजों की जरूरत है। और इस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए, इस प्रोसीजर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने अपनी गाइड बुक बनाई है और उसका जो डाउनलोडेबल लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स का क्या सिलेबस होता है। देखिए, जब हमारी नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन के अंदर नॉन मेरिट सेक्शन का जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसका सिलेबस नहीं गिवन होता है। ठीक है, तो ये सिलेबस हमने कहाँ से डिकोड किया है? ये सिलेबस डिकोड किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। ठीक है, हमने अराउंड 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज किया है और उसके बेसिस के ऊपर ये एक डिकोडेड सिलेबस है जो आपके लिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे एक एक टॉपिक आपको पढ़ के बताना चाहिए, दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप इस पर्टिकुलर वीडियो से भी उसको देख सकते हैं, अदरवाइज जो गाइड बुक है उसके अंदर ये सारा डिटेल में गिवन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें से गिवन है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कि क्या फेज 1 रियली टफ होता है? सो माय आंसर इज नो। एग्जाम डुएबल है। कैसे डुएबल है? आप यहां पर एक बार सेक्शनल कट ऑफ को देखिए। ठीक है, रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ 3 मार्क्स आउट ऑफ 20, इंग्लिश की कट ऑफ 10.25 मार्क्स आउट ऑफ 30, कंप्यूटर नॉलेज 2.75 आउट ऑफ 20, क्वांट 3 मार्क्स आउट ऑफ 20, डिसीजन मेकिंग 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो ये वो मार्क्स हैं जो आपको सेक्शनल कट ऑफ के अंदर क्लियर करने हैं और शायद यही इस एग्जाम की सबसे ज्यादा खूबी है कि वो सारे बच्चे जिन्हें क्वांट और रीजनिंग से डर लगता है वो इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अपने फेज 1 के अंदर नॉन मेरिट सेक्शन को प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहले आप टॉपिक्स देखिए, सिलेबस को देखिए। ठीक है, सिलेबस आपको गाइड बुक के अंदर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो भी आपको गाइड बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर टाइम की शॉर्टेज है या आपका हाथ तंग है क्वांट और रीजनिंग के अंदर, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, जो टॉपिक्स हर साल आते हैं जिनके बेसिस के ऊपर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, उनको अच्छे से लर्न कीजिए, उन टॉपिक्स को चूज कीजिए, उनको लर्न कीजिए, उनको समझिए और उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आपने मात्र 5 टॉपिक्स प्रिपेयर किए तो उन 5 टॉपिक्स में से आने वाला सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस लेवल पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए अब ये हो गई हमारी बात फेज 1 की। अब आता है फेज 1 का नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज द जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस फेज 1 की सबसे मुश्किल कड़ी है। ठीक है, पहली बात तो ये आती है कि जनरल अवेयरनेस में पूछा क्या जाता है, तो यहाँ पर हमसे 2 चीजें पूछी जाती हैं। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीए जो है वो 3 to 5 मार्क्स की पूछी जाती है। मेजरली यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं अराउंड 15 to 17 मार्क्स के। ठीक है, तो ये हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। अब उसके बाद में आता है कि जो हमारी जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, उसके अंदर
व्हाट आर द इश्यूज जो इस जीए को टफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए जीए जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे ज्यादा मुश्किल कड़ी अगर इस एग्जाम की कोई है, सो दैट इज जीए ओनली, ठीक है। अब ये जीए इतनी मुश्किल कैसे बनती है, आप यहाँ पे क्वेश्चंस का ट्रेंड देखिए, ठीक है। यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंस, इससे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस के मात्र एक एक क्वेश्चंस आते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन 2024 के अंदर हमने देखा कि देयर वर अराउंड 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दी फाइनेंस पार्ट, और यहाँ पर केवल फाइनेंस के करंट अफेयर्स नहीं, फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट भी पूछा गया था, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं तो जनरल अवेयरनेस के यहाँ 14 क्वेश्चंस आते हैं, इस साल वो ट्रेंड चेंज होकर 6 मार्क्स पे आ गया। तो जनरल अवेयरनेस हर साल किसी ना किसी फॉर्म के अंदर एक शॉक जरूर देता है, काफी रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, बट अगेन जो जीए है वो आएगा आपका 20 मार्क्स का, और यहाँ पर भी जो हमारे डुएबल 5 to 8 मार्क्स हैं, जो स्कोरेबल 5 to 8 मार्क्स हैं, वो आप आसानी से एक अच्छी प्रैक्टिस से, अच्छी पढ़ाई से लेकर आ सकते हो। तो इसी अकॉर्डिंग आपने अपना टारगेट स्कोर जो है वो सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से इस साल 2024 में हमारा जीए का पेपर थोड़ा मुश्किल था। एक ग्लांस में आपको दिखा देती हूँ। द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड इज डिनोटेड बाय द नेट असेट वैल्यू विच इज डिस्क्लोज्ड बाय द म्यूचुअल फंड ऑन डैश बेसिस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक फाइनेंस का क्वेश्चन है, काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है, इतना डिटेल में जा करके इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे वो फाइनेंस नहीं पढ़ा करते थे। सिमिलरली अगर आप ये देखते हैं बीटा वर्जन ऑफ द रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली मिनिमम नेट ओन्ड फंड रिक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन टू ग्रांट फॉर सिंगल ब्रांच फुल फ्लेजेड मनी चेंजर, ठीक है, अगेन फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये काफी इन डेप्थ और काफी डिटेल्ड क्वेश्चंस थे एज फार एज द फाइनेंस पार्ट इज कंसर्न्ड, और इन्हीं सब क्वेश्चंस की वजह से, इसी रैंडमनेस की वजह से, अगर आप यहाँ पे देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंस क्वेश्चन ऑल्सो, यहाँ पे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के बारे में पूछा गया कि विच पोजिशन डज इट होल्ड ग्लोबली, ठीक है। शेख हसीना यहाँ पर आई थी और इसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया था, बट ये जो क्वेश्चन पूछा गया अगेन काफ़ी रैंडम और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। सिमिलरली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोई एक नया वेरिएंट ढूंढा था, ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पूछा जाएगा। अगेन यहाँ की एनुअल रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी थी, अराउंड 30 to 40 वेराइटीज आपको मिलेंगी। अब आप इन 30 to 40 वेराइटीज को याद तो नहीं कर सकते, सो दिस इज व्हाट मेक्स द जीए टफ, बट टू क्रैक दिस एग्जाम आपको जीए के अंदर एक टारगेट स्कोर लेकर के चलना है, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो कि कुछ ना कुछ शौक तो आएगा ही आएगा, आपको सिर्फ उसी टारगेट स्कोर को मीट करना है। क्योंकि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, अगेन आई एम अग्रीइंग कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, बट अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस डुएबल भी होते हैं, एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू क्रैक द कट ऑफ द जीए पार्ट, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि जीए में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको करंट अफेयर्स, ईएसआई, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, सॉरी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का जो करंट अफेयर्स है वो आपको देखना होता है। कुछ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का करंट अफेयर्स होता है, वो होता है। उसके अलावा एक्सक्लूसिव टॉपिक्स होते हैं। अभी एक्सक्लूसिव टॉपिक्स क्या हैं, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, पार्टनरशिप्स, एमओयूज, थीम्स, साइंस एंड टेक, पर्संस इन न्यूज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स, राइट, गवर्नमेंट लॉन्चेस, बॉडीज, कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे जीए के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि कितने मंथ्स का जीए या कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स है जो आपने पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए आपको जो करंट अफेयर्स होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, दैट इज 3 months बिफोर द एग्जाम, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एग्जाम सितंबर में है फेज 1, तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द करंट अफेयर्स, ठीक है। दीज आर द गोल्ड, करंट अफेयर्स का मैं इन्हें गोल्ड कहूंगी। इसके अलावा जो प्रेफरेबल होता है वो होता है अराउंड 3 to 5 मंथ्स। आप 5 मंथ्स पहले तक का जो करंट अफेयर है उसे जरूर कवर करके जाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो अभी हमने जो फेज 1 है उसका नॉन मेरिट सेक्शन देख लिया, मेरिट सेक्शन के अंदर जीए पार्ट देख लिया। अब सवाल आता है ईएसआई और एआरडी का। अगेन जो नबार्ड एग्जाम है उसकी जो सबसे अच्छी खूबी मुझे लगती है वो ये कि फेज 1 का ईएसआई और फेज 2 का ईएसआई एआरडी, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये फेज 1 में भी आते हैं और फेज 2 के अंदर भी आते हैं। तो अगर आप एक फेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो एक फेज की, तो दूसरा फेज कहीं ना कहीं साथ के साथ प्रिपेयर हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपकी जो तैयारी है वो फेज 1 और फेज 2 की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अब
क्या सिलेबस है हमारे एआरडी का और ईएसआई का? अगेन सिलेबस आपके सामने है, बट मैं इसको बहुत और ये जो डिटेल्ड सिलेबस है एआरडी का, गुड पार्ट अगेन इज कि ये नोटिफिकेशन के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। नॉन मेरिट सेक्शन का तो अवेलेबल नहीं था, बट ईएसआई और एआरडी का जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन के अंदर गिवन होता है। बट इफ यू वांट द डिकोडेड सिलेबस, हर एक टॉपिक को भी अगर आप और तोड़ तोड़ के देखना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये पूरा डिकोडेड सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गाइड बुक है आप उसे डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको पूरा डिकोडेड सिलेबस जो है वो एआरडी का मिल जाएगा। अब बात आती है कि एआरडी के अंदर हमें स्टैटिक कितना पढ़ना है और करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है। देखिए, अगर हमारा फेज 1 के अंदर 40 मार्क्स का एआरडी आता है तो अराउंड 30 मार्क्स का हमारा स्टैटिक पार्ट आता है और अराउंड 8 to 10 मार्क्स के हमारे एआरडी करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपोर्शन होता है फेज 1 का। फेज 2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस एआरडी से होते हैं, 15 क्वेश्चंस जो हैं वो ईएसआई से होते हैं। तो ये जो एआरडी के क्वेश्चंस है यहाँ पर रेशियो जो है वो 50-50 का होता है, ठीक है। 7 to 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं और 7 to 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे यहाँ जो करंट अफेयर्स है वहां से बिलोंग करते हैं। सॉरी, इस पीपीटी के अंदर जो यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है इट इज नॉट एक्यूरेट। इट इज 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दी स्टैटिक पार्ट एंड 7 to 8 क्वेश्चंस इन दी करंट अफेयर्स पार्ट, ठीक है। इन दोनों से इसी रेशियो में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे हमें एआरडी को प्रिपेयर करना है। स्टैटिक के अंदर आपको जो भी सिलेबस पॉइंट है वो सारे पढ़ने हैं, लेकिन अगेन अब टाइम जैसे कम रह गया तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं। यस स्टूडेंट्स, there are few important chapters. These are the 9 important chapters which are important as far as our phase 1 and phase 2 एग्जाम्स आर कंसर्न। तो आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करने हैं? सिलेबस अपने सामने रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद में जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, अरुण कात्यान, नेमराज सुंडा, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ई कोर्स वेबसाइट ऑफ आईसीएआर, ठीक है, आप इन सब चीजों को रेफर करके उन टॉपिक्स को पढ़िए, उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए पढ़िए कि कितने डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा एआरडी प्रिपेयर करना है फेज 1 और फेज 2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा ग्लांस दे देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अगेन एक डाउट होता है कि मैम हमें यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं या रोट लर्निंग भी करनी है। माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि बोथ, आपको दोनों काम करने होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना भी होगा, लेकिन यहाँ पे कई चीजें होती हैं जिनका रट्टा भी मारना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डूइंग द कैस्ट्रेटेड फीमेल पिग, ठीक है। अब ये कैस्ट्रेटेड फीमेल पिग को क्या कहा जाता है ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। नाम है, नाम तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये देखते हैं कि द टर्म फॉर द स्टेज ऑफ इरोजन व्हेन इट बिकम्स एग्जॉस्टिव, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे? अगेन ये ऐसी चीज है जिसका आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इन इरोजन के अंदर और उन स्टेजेस को क्या कहा जाता है, इसको आपको रोट लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस को देखते हो तो क्वेश्चंस जो हैं उनके अंदर आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होगी और रोट लर्निंग भी चाहिए होगी, ठीक है। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको एआरडी का एक्सपर्ट नहीं बनना, ठीक है। आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, पीएचडी लेवल, एमएससी एग्रीकल्चर लेवल की एआरडी जो है वो आपने नहीं यहाँ पर पढ़नी है। जो एआरडी यहाँ पर पूछी जाती है वो ऐसी है जो आप सेल्फ स्टडी से भी समझ सकते हैं, या अगर आप किसी भी YouTube चैनल को रेफर करें, हमारे ही चैनल पे हम एआरडी सिंप्लीफाइड की एक सीरीज चला रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में आता है कि एआरडी के करंट अफेयर्स में हमसे क्या पूछा जाता है। एआरडी के करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो कि जनरल करंट अफेयर्स होते हैं एआरडी से रिलेटेड। कोई एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, कोई नया कैंपेन लॉन्च किया गया है, तो उस तरीके के करंट अफेयर्स, ठीक है। अब बात आती है कि आप कैसे पढ़ सकते हो इन गवर्नमेंट स्कीम्स को। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने का जो सबसे अच्छा सोर्स है इट इज द पीआईबी। आप पीआईबी को रेफर कीजिए, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, दैट आर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, ठीक है, फ्लैगशिप स्कीम्स और न्यू स्कीम्स, ठीक है। इन मिनिस्ट्रीज की अगर कोई भी फ्लैगशिप स्कीम है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर न्यूज़ के अंदर कोई भी स्कीम है या कोई नई स्कीम लॉन्च होती है तो वो आपको डेफिनेटली रीड करनी है एज फार एज द ARD इज कंसर्न, ठीक है। उसके बाद में आता है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है नबार्ड एनुअल रिपोर्ट, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट, लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, सेंसस ऑफ 2011 एंड SECC 2011, ठीक है। ये सारे सेंसस और ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो आपको अच्छे से कवर करनी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगेन किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनका ग्लिम्स एक मैंने आपको स्क्रीन पर यहाँ दिया है, ठीक है। जैसे व्हाट इज द रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बट हाँ थोड़ा इन डेप्थ पूछा जाता है, ठीक है। आप में से वो लोग जो सिविल सर्विसेज की पहले तैयारी करे होंगे उन्हें इस तरीके के इतने डिटेल्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस की आदत नहीं है, बट येस इस तरीके के डिटेल्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो ARD करंट अफेयर्स में या नबार्ड के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में आता है कहाँ से पढ़ना है। तो आप एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस एंड अ कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नीमराज सुंडा, अरुण कात्यान की बुक आती है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसे रेफर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज को रेफर करना चाहते हैं तो ई कोर्स एक वेबसाइट है ICAR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। सिलेबस के एक एक टर्म को आप सर्च करिए, उसके आगे TNAU लिख के या ICAR ई कोर्स को लिख करके, तो आपको पूरा जो सिलेबस है या पूरा जो पार्ट है वो आपको वहां पर मिल जाएगा और आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कवर द ARD स्टैटिक। नाउ एज फार एज द ARD करंट अफेयर्स आर कंसर्न, तो आप उसके लिए किसी भी एक न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हो। वो कृषि जागरण हो सकता है, वो हिंदू बिजनेस लाइन हो सकता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनकी वेबसाइट को आपको रेफर करना है और नबार्ड की वेबसाइट को आपको रेफर करना है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है ESI की। अगेन ESI का सिलेबस यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है, बट डिकोडेड सिलेबस के लिए आप गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लें। स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स पार्ट किस रेशियो में हमसे यहाँ पूछा जाता है। देखिए जो सिनेरियो ARD के केस में था उसे बिल्कुल उल्टा कर दीजिए तो ESI का सिलेबस आता है आउट ऑफ 40 मार्क्स इन फेज 1, ठीक है, अराउंड 35 मार्क्स का हमारा करंट अफेयर्स पूछा जाता है ESI के अंदर, और अराउंड 4 to 5 मार्क्स का ही केवल स्टैटिक पार्ट यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या हम स्टैटिक छोड़ के चले जाएं, क्या हमें ESI का स्टैटिक नहीं करना चाहिए? नहीं, प्लीज ये ब्लंडर मत कीजिएगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पहले कहीं पढ़ रखी है तो आप ये कर सकते हैं, बट इफ यू आर कंप्लीटली न्यू टू दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स तो आपको ESI जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स समझने के लिए आपको पहले स्टैटिक का नॉलेज होना चाहिए। जब तक स्टैटिक का बेस नहीं है तब तक आप इस करंट अफेयर्स को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आपने स्टैटिक भी पढ़ना है, चाहे वो कितने ही कम मार्क्स का क्यों ना आता हो, ठीक है। उसके बाद में स्टैटिक के लिए कौन से चैप्टर्स हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको स्टैटिक में डेफिनेटली रेफर करने हैं, ठीक है। अब अगर बात आती है ESI करंट अफेयर्स की, तो अगेन ESI करंट अफेयर्स में भी हमसे गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं, रिपोर्ट्स और इंडाइसेस पूछे जाते हैं, और ESI से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके अब रिपोर्ट्स जो हैं वो किस तरीके की रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं, जो भी हमारी नेशनल या इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके द्वारा रिलीज की गई हर वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे पोवर्टी अगर हमारे सिलेबस में है और मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रिलीज होता है तो वो हमारे फिर सिलेबस वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये सारी रिपोर्ट्स जो है इनको पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है आपने, कि रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, क्या मेजर फाइंडिंग्स थी, अगर किसी कमिटी का गठन हुआ था इस रिपोर्ट को बनाने के लिए तो उस कमिटी के हेड कौन थे, इंडिया में इंडिया की रैंक क्या है या बाकी के जो टॉप रैंकिंग कंट्रीज हैं वो कौन से हैं, पैरामीटर्स क्या हैं रैंकिंग देने के लिए, ये कुछ चीजें हैं जो आपने रिपोर्ट्स में जरूर कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स जो जो भी स्कीम न्यूज़ में है, चाहे वो इस साल लॉन्च हुई है चाहे वो 10 साल पहले लॉन्च हुई है, अगर वो न्यूज़ में है इन 3 to 5 मंथ्स के अंदर तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन इन स्कीम्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको मिनिस्ट्री,
किस साल वो लॉन्च हुई थी, फंडिंग क्या है, बजटरी एलोकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी हमसे कई बार स्कीम्स के बारे में जब पूछा जाता है तो मेजरली ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा जाता है। टारगेटेड बेनिफिशियरीज क्या है, कौन सा स्टेट है जहां पर ये लॉन्च की गई है, अगर वो कोई स्टेट से रिलेटेड स्कीम है तो, और या फिर अगर वो कोई बहुत पुरानी स्कीम है जैसे नरेगा हो गया, अगर इस तरीके की कोई पुरानी स्कीम है तो उसके अंदर ऐसा क्या करंट डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से वो अभी न्यूज में है। तो ये सारी चीजें आपको स्कीम्स के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि ईएसआई इन न्यूज। अब ईएसआई के सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, ईएसआई के सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज न्यूज में है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है ईएसआई। अब अगर कोई भी ऐसी मीट होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट यूएनईपी की या यूएनएफसीसीसी की, या कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं जैसे कि सोलर अलायंस है, इस तरीके की जो भी न्यूज़ है जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वो सब भी आपने यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। ईएसआई स्टैटिक के लिए आप रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी जो बुक है वो रेफर कर सकते हैं, और जो सोशल इश्यूज है उसके लिए सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, इसको रेफर कर सकते हैं। ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी, विकासपीडिया एंड इकोनॉमिक टाइम्स, आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आती है फेज 2 की। तो फेज 2 के अंदर ईएसआई और एआरडी कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपका बेस बनेगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी सिर्फ दो चीजें रह जाती हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा दैट देयर आर सर्टेन थीम्स जिनके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके वेरियस फेसेट्स क्या हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं। सिमिलरली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक के बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस, यही कुछ ऐसी थीम्स हैं जिनके अराउंड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर टॉपिक जिसको आप ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो उसको आपको डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव से अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को लिखिए, उसके आगे सिविल सर्विसेज लिख दीजिए या यूपीएससी लिख दीजिए, तो एक डिटेल्ड जो आपके पास फॉर्डर मटेरियल है वो वहां पर आ जाएगा। आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी अपना फॉर्डर मटेरियल जो है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद में आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। अगेन सेम फॉर द ईएसआई डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। तो ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी एज फार एज द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज कंसर्न। यहाँ पर आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, स्ट्रक्चर पे कि आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज कंटेंट के ऊपर कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड कंटेंट होना चाहिए। आप एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है वो भी ऑफिसर लेवल का होना चाहिए। यहाँ पे आपने एक बच्चों जैसा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में इस पूरी यहाँ पर जो भी अभी आपके सामने आया है ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर एक टॉपिक के लिए आपको फॉर्डर मटेरियल बनाना है जिसके अंदर की डेफिनेशंस, करंट डेवलपमेंट्स, रिपोर्ट्स, स्कीम्स, एग्जांपल्स, रिफॉर्म्स, चैलेंजेस, इन सारी थीम्स के अराउंड आपने हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है, डेटा प्रिपेयर करना है, जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो इससे जो आपका फॉर्डर मटीरियल बनेगा उसी की फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कॉम्पोनेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, तो यहाँ पे हमसे एसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लेटर, ये चीजें पूछी जाती हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं टॉपिक्स को देखें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, education is the reason youth are not taking part in agriculture, better mode of transport for the agri products, effects of climate change on biodiversity and wildlife, अगर आप ध्यान से देखें तो ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं हमारे एआरडी और ईएसआई के सिलेबस से मैच करते हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने एआरडी और ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक अच्छा खासा चंक जो है वो आपका खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फेज 2 प्रिपरेशन।
preparation. So I hope students you found this video helpful. If yes, then there are two courses that we have currently launched. If you want any help from our side, ठीक है, although मैं आपको self study से आप कैसे prepare कर सकते हैं ये मैं सारी चीज़ें आपको already बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप खुद से prepare कर सकते हैं और definitely आपको कर लेना चाहिए क्योंकि it is possible and it is doable. But still if you are somebody who is short on time और जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिल जाए, फॉर्डर मटेरियल बना बनाया मिल जाए, इफ यू वांट दैट थिंग, सो फॉर दैट वी हैव लॉन्च टू कोर्सेज हियर, द गोल्ड कोर्स एंड द सिल्वर कोर्स, राइट? So on this note students, I am ending this session here. I hope you found this video helpful in which we have discussed about the NABARD grade A exam इन बिट डिटेल. नोटिफिकेशन कब आएगी ये हमने डिस्कस कर लिया, क्या सैलरी होती है ये हमने डिस्कस कर लिया, क्या सिलेबस है इस एग्जाम का वो हमने डिस्कस कर लिया, किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया, प्लस एक बोनस के अंदर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, ऑल्दो हो सकता है कि मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया बिकॉज दैट वाज नॉट इवन पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को कवर अप कर लूँ. तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गाइड बुक गिवन है. आप गाइड बुक से इन सारी चीज़ों का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आप ये मेहनत भी नहीं करना चाहते तो अभी YouTube के ऊपर हम एक काउंटडाउन सीरीज जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं. इस काउंटडाउन सीरीज के अंदर जो है हम लोग हर एक कंपोनेंट जो है, ठीक है, चाहे वो क्वांट है, रीजनिंग है, उस कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या उसका सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए. इस पूरी चीज को एक डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. तो आप इस काउंटडाउन सीरीज के थ्रू भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. ऑन this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best for your preparation.